तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है उसमें टैरिफ कैसे नेविगेट होगा और उसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। सीनियर इंडियन डिप्लोमेट ने क्रिटिसाइज किया है कि जो यूएसए का यूनिलेटरल डिसीजन था वो इम्पोज करता है 50% टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट्स में, पूरी तरीके से वो इलॉजिकल है। और इस सेटबैक के बावजूद दोनों कंट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो यूनिलेटरल टैरिफ लगाया गया है वो इलॉजिकल क्यों है। इन्होंने बोला है कि जो 50% जो टैरिफ लगाया गया है उसका कोई भी लॉजिक या कोई रीज़न नहीं बनता है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक रिलेशंस के उन्होंने बोला हुआ है। और साइडलाइन यहाँ पे क्या है, लाइड ब्राज़ील इंडिया का फोरम का जो है मीटिंग भी चल रही है 6 to 9। अब हम ये देख लेते हैं कि लाइड ब्राज़ील क्या है। ब्राज़ीलियन बिजनेस लीडर ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है और स्ट्रेंथन करती है इंडिया के जो टाइज हैं उनको और पर्टिकुलरली ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया था कि कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकते हैं ये। और इनका एक ऑफिस भी है जो कि कहाँ पर है, मुंबई में। और 6 to 9 अगस्त इनकी मीटिंग होने वाली है जहाँ पे ये चीज़ें मिलकर डिसाइड करेंगे बिजनेसेस को कैसे एक्सपैंड करना है, कैसे हम ट्रेड एक दूसरे की कंट्री को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में। तो अभी भी इन्होंने बोला है कि यही हम ओवरकम करेंगे और नेगोशिएशन जो है वो चल रही हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं कि सोल्यूशन इसका होगा और म्यूचुअली जो कि दोनों को ही बेनिफिशियल हो हम ऐसा सोल्यूशन देखेंगे। इम्पैक्ट क्या होगा और इंडिया का क्या रिएक्शन है। जो मूव है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर्स पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, जैसे टेक्सटाइल है, मरीन है, लेदर एक्सपोर्ट्स है, इन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले इंडिया का रिएक्शन ये था कि पूरी तरीके से अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। और रवि ने ये भी कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो लीड कर रहा है और नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं इंडियन साइड से भी, और कुछ सोल्यूशन जरूर आएगा। जो भी ट्रंप ने ये मूव किया है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो हाइक कर देगा टैरिफ को, तो हम बहुत क्लोज हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कि क्या सोल्यूशन आ सकता है। मोमेंटम एक टेम्परेरी पॉज लेके बैठा हुआ है बट कंटिन्यू ज़रूर होगा। तो अभी जो डायलॉग है और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में क्या चल रहा है, यूएस की एक टीम आने वाली है जो कि अक्टूबर तक इन्हें बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज करना है। उसके लिए यूएसए एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिससे कि इनको कंसेशन मिल सके और जो एग्रीकल्चर और जो हमारा डेयरी डेयरी फार्म का जो मार्केट है वो ओपन करने के लिए बोल रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो ओपन करे अपना एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे इनको इनके यहाँ के जो एग्री फार्मर्स हैं उनको एक वाइड मार्केट मिल पाए। तो इंडियन इंडस्ट्री का रेजिलियंस देख रहे हैं और एक नए मार्केट की अपॉर्चुनिटी भी है। जब भी कोई कंट्री हाई टैरिफ लगाती है तो उसका डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट तो पड़ता ही है और इसका इम्पैक्ट इंडियन इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। तो रवि ने ये बोला कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हमारी इकोनॉमी को पुल बैक कर देगा या इंडिया को डीरेल कर देगा। इंडियन ऑफिशियल ने यही कहा है कि कोई भी कंट्री अगर टैरिफ फेस करती है, टैरिफ वॉल को अगर कंट्री फेस करती है टैरिफ वॉल जैसा, तो वो एक नया मार्केट देखती है जहाँ पे वो ट्रेड कर पाए। जैसे हम ट्रेड कर सकते हैं मिडिल ईस्ट के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ, अफ्रीका, साउथ एशिया, इन इन जगहों पर इंडिया टारगेट करेगा अगर यूएसए हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाएगा तो। अगर यूएसए डिफिकल्ट होगा हमें यूएसए को एक्सपोर्ट करने में तो हम ऑटोमेटिकली हम देखेंगे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को। अब ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या होगा और कॉन्फिडेंस क्या होगा इसका सोल्यूशन में, हम ये देख लेते हैं कि जो टैरिफ लगाया है यूएसए ने वो ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री पे लगाया, सारी कंट्री पे ही लगाया हुआ है। तो सारी कंट्री एक सोल्यूशन ढूंढ रही है कि किस तरीके से इस टैरिफ को रिड्यूस कर सकते हैं और किस तरीके से हम इकोनॉमिक वेलबींग के लिए काम कर सकते हैं और कैसे हम कॉपरेट करेंगे और इकोनॉमिक एंगेजमेंट करेंगे जिससे हम ट्रेड जो है वो दूसरी कंट्री के साथ भी हम बढ़ा सकें अपना, जिससे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो यूएसए के साथ वो कम हो पाए। अब हम दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या देख रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है और नेगोशिएट करती है किसी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस पर। जैसे इंडिया और श्रीलंका है, अगर इंडिया श्रीलंका कोई ट्रेड कर रहा है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर तो ये एक बायलैटरल ट्रेड हो जाएगा और इनके बीच की ही बात और इनके ही आपस की चीज़ें रहेंगी अंदर विद। अब यहाँ बोला है कि ब्रिक्स की जो करेंसी है उस पर भी ट्रंप ने जो सब्जेक्ट किया है कि रवि डिनाइड करते हैं कि अभी कोई हमने ऐसा ऑफिशियल मूव नहीं लिया है कि जिससे यूएसए के डॉलर को हम हटा देंगे या कोई ऐसा बायलैटरल ट्रेड जो है वो हम ऑल्टरनेटिव जरूर ढूंढ रहे हैं। जैसे कोविड के बाद क्या हुआ था, हार्ड करेंसी की शॉर्टेज पड़ गई थी तो जो मूव था ट्रेड इन ओन करेंसी वो स्टार्ट हो गया था। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रेड हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी स्वैप एक्सचेंज। तो ये हमारी लोकल करेंसी में जो ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था, जिससे हम किसी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व को डिप्लेट ना हो, ना ही हम डॉलर का यूज़ करें ना ही हम यूरो का यूज़ करें। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ब्राज़ील इंडिया जो है वो अपने ट्रेड रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है। इन्होंने बोला है कि कंक्लूड किया है कि ब्रिक्स का जो समिट हुआ था ब्राज़ील में उसे अटेंड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने बोला कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ है 2009 में। पहले ये था ब्रिक, फिर आया ये ब्रिक्स। ब्रिक्स आया ये 2011 में।
उससे पहले ये 2009 में था, जो कि ब्रिक का फॉर्मेशन हुआ था रशिया में। और ब्रिक्स जो है वो एक तरीके से मेजर इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड को वो रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है 49.5% ग्लोबल पॉपुलेशन को, 40% जो ग्लोबल जीडीपी को, और 26% ग्लोबल ट्रेड को। इसलिए इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। और हम ये देख लेते हैं कि जो अभी इनकी फ्लैगशिप जो प्रायोरिटीज़ हैं ब्राजीलियन चेयरशिप की, उसमें क्या क्या था? ग्लोबल हेल्थ कॉपरेशन था, ट्रेड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस था, क्लाइमेट चेंज था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस था। और ये प्रमोट करते हैं ग्लोबल रिफॉर्म होना चाहिए जो कि मल्टीलेटरल पीस सिस्टम को और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को प्रमोट कर सके। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अब क्या हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? तो दूसरे एरियाज में हम देख लेते हैं कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, ब्राज़ील जो है वो ब्राज़ील का जो रिजर्व है वो इंडिया की डिमांड को फुलफिल कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, सोलर में, हाइड्रो में, ग्रीन एनर्जी में। और जो बायोफ्यूल के जो एडवांसेज है वो हम एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी के सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। अब हम आपस में एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं और पॉलिसी कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? जैसे रवि ने बोला कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर, ये ब्राज़ील में 1996 में स्टार्ट हुआ था। इसको इंडिया ने लेटर स्टेज में अडॉप्ट किया था, 2013 में आ गया था ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे, बट मोदी जी ने इनको अप्लाई किया था। वैसे ही बायोफ्यूल है, जहाँ पे इंडिया अनाउंस कर रहा है कंपलसरी ब्लेंडिंग ऑफ सम फ्यूल सेट, जैसे वो करेगा ब्राज़ील। अब इंडिया में जो पॉलिसी चल रही है ब्लेंडेड इथेनॉल अल्कोहल की, कि जो पेट्रोल है उसमें हम 80% जो है वो क्रूड ऑयल यूज़ करेंगे, और 20% जो है वो हम क्या क्या यूज़ करेंगे? इथेनॉल यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा इथेनॉल ब्लेंडेड अल्कोहल और पेट्रोल। थैंक